हेलो फ्रेंड्स, देखिए 17वीं बीपीएससी का जो मेंस कॉपी है अनइवैल्यूएटेड कॉपी जो हम लोगों ने अभी देखा है, देख के कुछ चीज़ें समझ में आई। मतलब बहुत सारे लोग मतलब अजीब अजीब स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अजीब अजीब फ़ोटो बना रहे हैं। अब उसका कारण क्या है कि प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था 69th बीपीएससी में, उसमें कोई तोता बना दिया है, कोई गधा बना दिया है, कोई उल्लू बना दिया है और इन सब को नंबर मिल गया है। मतलब आप देखिए कि कोई कहीं कुछ भी कर रहा है, कोई ऐसे में गधा बना के आ जा रहा है, तो मतलब किसी का कुछ भी चल रहा है और लोगों को लगता है कि आंसर का स्ट्रक्चर वही होता है। देखिए, अब बीपीएससी नंबर दे देता है वो अलग बात है। आइडियली वैसे जो आंसर्स हैं उसको नंबर मिलने नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, अब उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन एक मॉडल आंसर जो होता है, एक मॉडल आंसर किस तरीके का होना चाहिए, जो आंसर राइटिंग जब आप करते हैं तो किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए, वर्ड लिमिट कितना होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए, आप स्ट्रक्चरिंग आंसर को किस तरीके से करो कि आपको 2 पेज में सब कुछ लिख करके आपका एक कंप्लीट आंसर हो। हम लोग उससे बात करेंगे। ये हम लोग का मॉडल आंसर है। 71st बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज का मॉडल आंसर जो हम लोग डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री का सेकेंड टेस्ट का मॉडल आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। और आखिरी में लास्ट में मैं आपको इवैल्यूएटेड कॉपी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इवैल्यूएशन हम लोग करते हैं। कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आपको कोई प्रश्न में आपको 3 या 4 नंबर मिल रहा है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको 5 कैसे किया जाए। अगर आपको 2 नंबर मिल रहा है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसे 4 कैसे किया जाए। तो हम लोग हर स्टेज पे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं विथ 1-to-1 फीडबैक। तो अभी हम लोग उसी में बात करेंगे कि मेंस का जो आंसर राइटिंग है, मेंस का जो स्ट्रक्चरिंग होता है कैसे। ठीक है, अब तोता बना दीजिए, गधा बना दीजिए, वो अलग बात है, नंबर दे दे रहा है या नहीं दे रहा है वो तो अलग डिबेट है। किसी को 4 नंबर दे दे रहा है, हिंदी माध्यम में ऐसे में कुछ कह रहा है, वो तो एक अलग डिबेट है। पेपर कंप्लीट करके आ जाइए, नंबर दे दे रहा है, मतलब वो सब ठीक है। अब उस डिबेट पे मैं नहीं जाऊंगा। अगर मान लीजिए कि अगर थोड़ा सा भी स्टैंडर्ड कॉपी चेक हो गया और अच्छे से अगर पढ़ के आंसर कॉपी चेक हो गया तो आप नंबर, हो सकता है कि जो वैसे बच्चे हैं जिनको उस तरह के आंसर्स लिखने पे नंबर मिल जाता है, वो नहीं मिलेगा। तो आप हमेशा एक्सेलेंस की तरफ बढ़ेंगे, ना कि मतलब वैसे चीज़ों को देख करके बढ़ेंगे कि यार उसको तो नंबर मिल गया हम भी वैसे कर देते। नहीं, आपको हमेशा एक्सेलेंस की तरफ बढ़ना है। किस तरीके से आपका आंसर बेहतर हो, कि आपका आंसर 4 और 5 नंबर लाइक बने, और किस तरीके से आप इस तरीके का आंसर लिखें जिससे कि आपका नंबर मैक्सिमाइज हो जीएस में। तो ये देखिए, हम लोग का टेस्ट 2 है। टेस्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, मैं टेस्ट 2 का डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि टेस्ट 1 का मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल रखा है। देखिए, पहला आंसर जो है ना, इंडिगो रिवोल्ट का है। तो आपका देखिए, जो हम लोग का मॉडल आंसर है, आपको 1 पेज से ज़्यादा जाएगा ही नहीं। आप इतना से ज़्यादा ना तो एग्जाम में आपके पास जगह है लिखने का, 2 पेज, इसलिए हम लोग ने इतना ही रखा है कि आपको इतना में ही स्ट्रक्चर कर दो। बैकग्राउंड डालो, नेचर डालो, ब्रिटिश रिस्पॉन्स डालो, कंक्लूड कर दो। साइड में जगह दिखा दो कि कहाँ पे इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, इसी में दिखा दो। नील दर्पण का बात कर दो, जो जो बुक लिखा गया था इस पे दीनबंधु मित्र के बारे में ने लिखा था, ये बात कर दो। अगर आपको बात करना है इंट्रो में, तो कंक्लूजन में आप आरसी मजमूदार का बात कर दो, आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। रिवोल्ट विदाउट वायलेंस येट फुल ऑफ मोरल स्ट्रेंथ, आप देख रहे हो। अगर आप ये सब कोड डालोगे कंक्लूजन में तो आपका ऐसा ही आंसर कंप्लीट है। रिवोल्ट विदाउट वायलेंस मतलब इंडिगो रिवोल्ट जो था, रिवोल्ट विदाउट वायलेंस बोलते हैं, आरसी मजमूदार हिस्टोरियन है। येट फुल मोरल स्ट्रेंथ, इट बिकेम अ प्रिकर्सर टू द लैटर पीरियड एंड नेशनल मूवमेंट। मतलब लैटर आप यहाँ पे डाल सकते हो कि लेटर में आप चंपारण डाल सकते हो, मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हो। आप आंसर दो किस तरीके से, आप इसको ये कीजिएगा। तो इन लोगों को भी 3 कठिया सिस्टम में पोस्ट था, जो बाद में आके चंपारण में दिखता है। दिगंबर विश्वा विष्णु विश्वा इसको लीड करते हैं। तो आप इस तरह देखिए, मैं आपको इंडिगो रिवोल्ट ऑलमोस्ट पता होगा, लेकिन किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग करना है, क्या आंसर होना चाहिए, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। आप बैकग्राउंड में 3-4 पॉइंट डाल दो। अब देखिए, हम लोग को पेज में देना था तो हम लोग इसने दिया। आप बैकग्राउंड को इस तरीके से भी दिखा सकते हो। आप जैसे बैकग्राउंड आपको लिखना था, बैकग्राउंड को इस तरीके से भी, एक स्ट्रक्चरिंग में थोड़ा सा अच्छा लगे आंसर। देखिए, आप बैकग्राउंड को इस तरीके से भी दिखा सकते हो। 4 बैकग्राउंड लिख दिए, ये आपको बहुत सुंदर लगेगा। नेचर आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो।
नेचर आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, एक सुंदर, तो इस तरीके से भी आप स्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। हम लोग पास तो चलिए कि लिमिटेशन है उस पीडीएफ बनाने का, तो हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, लेकिन आप पॉइंटर देखिए कितना शॉर्ट पॉइंट है, आपको इससे ज़्यादा लिखना ही नहीं। देखिए नेचर ऑफ इवॉल्व कैसा था, तो कलेक्टिव रिफ्यूजल टू द कल्टिवेट इंडिगो, मतलब पूरा जो सेक्शन था ना पीजेंट का, इंडिगो पीजेंट कलेक्टिवली एक साथ सब रिफ्यूज कर दिया था कि हम इंडिगो नहीं उगाएंगे। तो आपको इस तरीके से लिखना है आंसर, जिससे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स रीच कर पाए। आप इंट्रोडक्शन देखो कितना शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, इसमें हो सकता है एक आध लाइन आप हटा ही सकते हो। तो इस तरीके से आपको आंसर स्ट्रक्चर करना चाहिए। अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, लास्ट पेज में मैं एक डायग्राम में बना देता हूँ, आप अगर आप लोग उसको फॉलो कर सके तो फॉलो कीजिएगा। देखिए शॉर्ट आंसर जो होता है ना, शॉर्ट आंसर मान लीजिए आपको लिखना है, मान लीजिए कि आपको शॉर्ट आंसर लिखना है, तो शॉर्ट आंसर का जो आइडियल होता है ना, आप मान लीजिए कि 110 वर्ड के आसपास आप लिख रहे हैं, इससे ज़्यादा तो हो भी नहीं पाएगा। तो जो इंट्रो होता है 15 से 18 वर्ड में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। बॉडी जो होता है वो आपका 70 से 75 वर्ड, और जो कंक्लूजन जो आपका होता है फिर से 15 से 18 वर्ड इसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आप बॉडी में क्या कीजिए कि आप इसमें डायग्राम बनाइए, आप इसमें फ्लो चार्ट बनाइए, आप इस तरीके से चीज़ों को दिखा सकते हैं, आप इसमें मैप बनाइए। तो आप इस तरीके से आपको दिखाएंगे हम लोग आंसर, अभी जो हम लोगों ने जो आंसर इवैल्यूएट किया, किस तरीके से हम लोगों ने इवैल्यूएट किया और दिखाया है, आप ये कीजिए। तो आप ये फॉलो, जो हार्डकोर रूल है ये फॉलो कर सकता है। देखिए होता क्या है ना, लॉन्ग आंसर तो चलिए ठीक है, आप किसी तरीके से आप लोग लिख देते हैं, लेकिन शॉर्ट वाले में दिक्कत होता है कि एक तो कम पेज है, लिखना ज़्यादा है, तो आप किस तरीके से उसको मैनेज करें कि आपका आंसर कंप्लीट हो। ठीक, तो वो एक इशू आता है नॉर्मल बच्चों के साथ। देखिए इंडिगो रिवोल्ट पर तो हम लोग देख लिया, हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पे पढ़ाना वो मुश्किल है, मैं बस स्ट्रक्चरिंग डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन देखिए कितना ब्यूटीफुली फ्रेम किया गया है। डिस्कस द की प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक, इवेल्युएट हाउ इट शेप्ड अर्ली पॉलिटिकल रिफॉर्म, मतलब अर्ली पॉलिटिकल रिफॉर्म को कैसे सेव करता है, मतलब ब्रिटिश का जो अर्ली पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है ब्रिटिश इंडिया में वो कैसे सेव करता है। देखिए सीधा सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 पॉपुलरली नोन एज मॉडल मिंटो रिफॉर्म, मतलब आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि उस वक्त का जो गवर्नर था, वायसराय था, वो कौन था, तो मॉडल मिंटो था। आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया, मॉडल मिंटो का नाम देके बता दिया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, गवर्नर कौन था। रिप्रेजेंटेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अटेम्प्ट, ये देखिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अटेम्प्ट कितना ब्यूटीफुली आपने यहाँ बता दिया कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अटेम्प्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू एकोमोडेट इंडियंस पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, मतलब जो इंडियंस का जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन था उसको एकोमोडेट करने का, मतलब इलेक्शन का, इलेक्टेड मेंबर का अगर हम लोग देखें तो एक ठीक ठाक लेवल पे 1909 में ही शुरुआत होता है, 1909 में ही शुरुआत होता है ठीक ठाक लेवल पे। मतलब इंट्रोड्यूसिंग अंडर द राइजिंग नेशनल प्रेशर, राइजिंग नेशनल प्रेशर क्या था उसमें, तो सकता था स्वदेशी मूवमेंट, उस वक्त का राइजिंग प्रेशर था टुवार्ड्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, टुवार्ड्स। तो ये देखिए अब इसका हम लोग की प्रोविजन देख लेते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन हुआ था, आप उससे ज़्यादा लिख भी नहीं पाओगे। इनडायरेक्ट इलेक्शन किया गया था, जो हम लोग भी देखे ना ऊपर कि पॉलिटिकल एस्पिरेशन, तो यही तो है पॉलिटिकल एस्पिरेशन, इलेक्शन। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एसपी सिन्हा को इंक्लूड किया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए लाया गया था। आपको क्वेश्चन पूछने का अधिकार दे दिया गया था, बजट का डिस्कशन करने का अधिकार दे दिया गया था, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार दे दिया गया था। तो आप देख लो इन सब चीज़ों को आप लिखोगे, जो मतलब मेन पॉइंट है। देखिए आपके पास और पूरा भरने का आपके पास है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं कि आप 2 पेज भर दो सब लिख करके, आपको हर चीज़ लिखना है। अब देखिए हम लोग अब क्या पूछ रहा है, इवेल्युएशन आपको लिखना है कि क्या पूछ रहा है, आपको इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है कि आप इवेल्युएट कीजिए इसको। देखिए हम लोग इम्पैक्ट इवेल्युएट करते हैं। अब ये क्या किया, इंकरेज कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंकरेज करता है कि लोगों में कि आप इलेक्शन लड़िए, आप पॉलिटिक्स में आइए। हेल्प इन द पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ इंडियंस, मतलब कि लेजिस्लेटिव डिबेट में करना, आप लेजिस्लेशन में जाकर डिबेट कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, आप एक मतलब लॉजिक के बेसिस पे बात कर रहे हैं, ठीक, इन सब। लेकिन अब इसमें क्रिटिसिज्म क्या है कि जो काउंसिल था मेनली, अब इम्पैक्ट में सिर्फ आप पॉजिटिव थोड़ी लिखोगे, नेगेटिव भी तो लिखोगे। तो ये बेसिकली एडवाइजरी था, और जो ऑफिशियल था वो मेजॉरिटी होल्ड करता था। जब ऑफिशियल मेजॉरिटी होल्ड करता था तो इफेक्टिव पावर जो है
इंडियंस के पास था ही नहीं। अल्टीमेटली जो इफेक्टिव पावर का मतलब हो गया कि जिससे कि कुछ रूल बना सके, जिससे कि एक डिसीजन मेकिंग हो सके, वो इंडियंस के पास था ही नहीं। ठीक, अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो क्या कहता है, कम्युनलिज्म को इन्फ्यूज कर दिया था। स्टार्टिंग जो पॉइंट अगर हम कम्युनलिज्म का देखें, वैसे तो सर सैयद अहमद खान से कम्युनलिज्म का तार जोड़ा जाता है, लेकिन जब हम लोग सर सैयद अहमद खान के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, और मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के बाद स्वदेशी मूवमेंट के बाद मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करता है मुस्लिम लीग, तो वहाँ से हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो कम्युनलिज्म है उसका जो बीज है, जो उसका सीड है, वो बो दिया जाता है, जो आगे जाकर के पार्टीशन और पाकिस्तान बनता है। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि हमें बो दिया जाता है। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या है, तो ये है जो ब्रिटिश का जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था उसके तहत इनकरेज द कम्युनल मोबिलाइजेशन एंड कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स बिटवीन कम्युनिटीज। अब देखिए कम्युनिटी के बीच में अगर पॉलिटिक्स होगा तो सिंपल सा बात है, धर्म के नाम पे वोट मांगा जाएगा, डेवलपमेंट के नाम पे तो वोट मांगा नहीं जाएगा। और हम सब जानते हैं कि धर्म जो है कितना बेहतरीन नशा है, कितना बेहतरीन अफीम है, और जात कितना बेहतरीन अफीम है कि जात के नाम पे गुंडा मवाली भी जीत के आ जाता है, और पढ़े लिखे लोग किसी सिन्हा जैसे लोग वो इलेक्शन हार जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जात का फैक्टर कितना बड़ा है। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन जात जाता तो नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं टू नेशन थ्योरी, जो हम लोगों ने बात किया पाकिस्तान का, वो होता है एंड इवेंचुअली पाकिस्तान बनता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं 1909 को हम लोग ये मानते हैं कि 1909 जो है वो एकदम बहुत मतलब लार्ज स्केल पे रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान का फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि वहीं पे सीड बो दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इवेल्युएट करेंगे चीज़ों को। उसके बाद हम लोग आखिरी में देखेंगे कि गोखले का एक रिमार्क है कि इट वॉज अ बिगिनिंग थ्रू अ फेबल वन विच नॉनदलेस सेव द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द अर्ली पॉलिटिक्स। इसमें आप राजेंद्र प्रसाद की बात कर सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद की बात कर सकते हैं, जो मोअत्ले मिंटो को बोलते हैं फादर ऑफ पाकिस्तान, मिंटो को बोलते हैं फादर ऑफ पाकिस्तान, जो इसका कॉमनल पॉलिटिक्स था उसको लेकर के। तो अब इस तरीके से आप आंसर को कंप्लीट कीजिए। इस देखिए इम्पैक्ट हम लोग दोनों चीज़ लिखे हैं, एक ऐसे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था, कैसे नेगेटिव। अच्छा आप इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट को आप इस तरीके से डिवाइड भी कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को, और या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग पास तो वो लिमिटेशन था, इसलिए हम लोगों ने सीधा सीधा इस तरीके से डाल दिया। आपका देखिए एक पेज से ज़्यादा का मॉडल आंसर जाएगा ही नहीं, ठीक, एक पेज से ज़्यादा का जाएगा ही नहीं मॉडल आंसर। तो आप देखिए इस तरीके से लिखिए तभी आपको 5 नंबर मिले। इस तरीके पार्टीशन ऑफ बंगाल का हम लोग बात करते हैं, स्वदेशी मूवमेंट का। तो सबसे पहले तो आपको साइड में एक स्वदेशी मूवमेंट का मैप देखिए दिखाना ही पड़ेगा, आपको साइड में एकदम दिखाइए, बाकी यहाँ पे लिखिए पार्टीशन कौन किया था, लॉर्ड कर्जन किया था। आप देखिए इंट्रो में ही लॉर्ड कर्जन आप बता दिए कब हुआ था भाई, तो 1905 में हुआ था। आप इंट्रो में ही लॉर्ड कर्जन का बारे में बता दिए कि हुआ था। अब क्यों हुआ था, तो देखिए आप ये भी बता दिए कि ऑफिशियली जो जस्टिफिकेशन था एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पे था, लेकिन जो मतलब वाइडली जो था वो नेशनल जो मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था उसको कहीं ना कहीं उसको डिवाइड करने का था। जो हम लोग वेस्ट बंगाल में देखते हैं, बंगाल जो उस वक्त था, बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस था उस वक्त का, तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि जो नेशनल मूवमेंट था, नेशनल एस्पिरेशन था कहीं ना कहीं बंगाल में दिख रहा था। तो उसको डिवाइड करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये सब काम किया गया था। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पे एक टाइमलाइन दिखा सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे एक टाइमलाइन दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो इफेक्ट में आता है। आप जब इंट्रोडक्शन दिए तो इंट्रोडक्शन के बाद एक आप टाइमलाइन दिखा सकते हैं। जैसे आपको वो टाइमलाइन आपको नोट्स में मिल जाएगा, जो हम लोग, ये तो आपका मॉडल आंसर है। इसके अलावा हम लोग एक नोट्स देते हैं पढ़ने के लिए, जो नोट्स आप पढ़ के टेस्ट लिखिएगा। जो टेस्ट आप लिखेंगे वो नोट्स पढ़ के लिखेंगे, तो नोट्स में आपको टाइमलाइन भी मिल जाता है। तो हम लोग मॉडल आंसर वो चीज़ कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत कि जो मॉडल आंसर नोट्स में आपको नहीं मिला, हम लोग वो थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप इस तरीके से टाइमलाइन दिखा सकते हैं। ये बार बार ऊपर नीचे हो जा रहा है, पता नहीं क्यों, सॉरी। हाँ, आप यहाँ पे जैसे मेरे पास तो जगह का कमी है, आप यहाँ पे आप वो दिखा सकते हैं, टाइमलाइन दिखा सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए 20 जून को पार्टीशन अनाउंस होता है। वैसे तो 1903 में ऑफिशियली कर्जन बोलता है कि हम लोग करेंगे, लेकिन 20 जून को यहाँ पे ये करता है। फिर हम लोग आ जाते हैं 7 अगस्त को जो कांग्रेस कमेटी होता है, कांग्रेस कलकत्ता टाउन हॉल में मिलता है और वहाँ से डिसाइड करता है कि हम लोग पार्टीशन को बाइकआउट करेंगे। मतलब स्वदेशी मूवमेंट का स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। और फिर हम लोग 16 अक्टूबर को देखते हैं कि इफेक्टिवली
जो है वो पार्टीशन को कर दिया जाता है, मतलब कि डिवाइड कर दिया जाता है, ये पार्टीशन कर दिया जाता है। तो आप इस तरीके से आप टाइमलाइन भी दिखा देंगे, आप इस तरीके से टाइमलाइन भी आप दिखा देंगे, आप फ्लो चार्ट में दिखाएंगे, लिखना नहीं है आपको, इस तरीके से टाइमलाइन दिखाना है फ्लो चार्ट में। उस साथ किस तरीके से साथ इकोनॉमिक बाइकआउट था, हम सबको पता है, प्रमोशन ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्री था, नेशनल एजुकेशन था, पॉपुलर पार्टीशन था, ये सब आप सबको पता है, ये सब चीज़। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस आप लिख सकते हैं, क्या पूछा है, लेट द फाउंडेशन फॉर द न्यू फॉर्म्स ऑफ मास मूवमेंट। तो कैसे न्यू फॉर्म्स ऑफ मास मूवमेंट, तो ये सब न्यू फॉर्म्स ऑफ मास मूवमेंट है, यही है न्यू फॉर्म्स ऑफ, ये इकोनॉमिकली बाइकआउट हम लोग कर रहे हैं, इंडिजिनियस ग्रुप को प्रमोट कर रहे हैं। स्वदेशी मूवमेंट से पहले ये सब काम नहीं हुआ था, ये फर्स्ट है। मतलब आप क्वेश्चन देखिए कितना ब्यूटीफुली फ्रेम किया गया कि अगर आप एग्जाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिला तो आप कितना शानदार तरीके से आप आंसर लिख करके, हम लोग वो सब काम नहीं करते हैं कि सीधा सीधा दे दिए कि ये लिखो, इंडिगो रिवोल्ट लिखो, बिरसा मुंडा लिखो। आप एग्जाम में देखिए थोड़ा सा तो क्वेश्चन का लेवल बेहतर हुआ है कि क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ बिरसा मुंडा, या फिर कुछ भी पूछता है तो थोड़ा सा उसमें एक अलग फ्लेवर के साथ पूछ रहा है, एक अलग कीवर्ड के साथ पूछ रहा है, तो आपको उस तरीके से आंसर फ्रेम आपका करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने देखिए इसमें सुमित सरकार एक हिस्टोरियन है, उनका बात हम लोगों ने किया कि द फर्स्ट मेजर एक्सपेरिमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड मास नेशनलिज्म, ये पहला ऐसा इंसिडेंट था कि ऑर्गेनाइज मास नेशनलिज्म का, ठीक, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द फर्दर नेशनल वाइड स्ट्रगल अंडर द गार्डियन लीडरशिप। देख रहे हैं आप, ये देख रहे हो, आपको हर क्वेश्चन में एक कोट मिल जाएगा अलग अलग हिस्टोरियन का। हम लोग देखिए, हम लोग खुद पढ़ते हैं तभी बनाते हैं ये सब मॉडल आंसर। हम लोग वो नहीं है कि खुद कभी एग्जाम दिए नहीं है, खुद पढ़ते नहीं है, हम लोग खुद, जो मैं और जो मेरे दोस्त, हम लोग दोनों काम करते हैं, तो हम लोग इसी तरह, हम लोग खुद 2 बार 3 बार मेंस इंटरव्यू दे चुके हैं सब हम लोग, तो हम लोग उसी तरीके से चीज़ों को फॉर्म करते हैं। अब देखिए रॉलेट सत्याग्रह का बात किया गया। अब देखिए रॉलेट सत्याग्रह कितना ब्यूटीफुली आंसर को फ्रेम किया गया। मैं अब लॉन्ग आंसर मूव करूंगा शॉर्ट आंसर के बाद, क्योंकि शॉर्ट आंसर 3 डिस्कस हो चुका है। देखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह आपको कितना ब्यूटीफुली इसमें किया गया कि इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी स्टार्ट किए थे। यहाँ पे अक्टूबर दिया, यहाँ पे आप सॉरी, यहाँ पे आप अक्टूबर दिया है, यहाँ पे 16 अक्टूबर भी आप खुद से लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 16 अक्टूबर भी लिख सकते हैं। हाँ, तो इस तरीके से चीज़ों को आपको मूव करना है। देखिए आंसर कितना ब्यूटीफुली किया गया कि विनोबा भावे पहले थे, दूसरे नेहरू थे। आप देख रहे हो आंसर में किस तरीके से किया गया। इवन हम लोग कोट भी डाल दिए, कोट गांधी जी का, इन पॉलिटिक्स एज इन लाइफ मोरल फोर्स अल्टीमेटली आउटवे ब्रूट फोर्स। अब देख लो, इन पॉलिटिक्स एज इन लाइफ, जैसा कि लाइफ में होता है सेम पॉलिटिक्स में वैसा ही होता है कि मोरल फोर्स जो होता है ना, वो अल्टीमेटली जो ब्रूट फोर्स होता है उसको खत्म कर देता है, मतलब उसको हरा देता है। ये कौन कह रहे हैं? ये गांधी जी का कोट है, ये गांधी जी का कोट है। ये कितना, अब कितना ब्यूटीफुल कोट है। और इंडिविजुअल सत्याग्रह, इस चीज़ को ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करता है। अब मैंने बहुत लोगों का कॉपी देखा है, या फिर बहुत, मतलब मॉडल आंसर बहुत सारे कोचिंग का मैंने देखा, मतलब कोट कुछ, मतलब वो ठीक है कोट डाल देता है, लेकिन कोट का मतलब कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और पूछा है। उस कोट का जो सिग्निफिकेंस है या फिर उसका कुछ जो मतलब है, कुछ भी जो निकलेगा उसका अलग कॉन्टेक्स्ट में कोट चल रहा है, उसका सब कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, पूछा गया क्वेश्चन अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो ये वाला जो इशू, ये जो चीज़ होता है ना, उसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। एग्जाम में अगर देखिएगा तो आपका काट देगा, कोई फायदा नहीं है। तो जो कोट है ना, उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कीजिए जिस कॉन्टेक्स्ट में वो कोट है, और जिस जिस चीज़ में पूछा गया वहीं पे आप उस चीज़ को यूज़ कीजिए, तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए हम लोग आपको लॉन्ग आंसर दिखा था कि डिस्कस द काउज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखिए सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन हो गया, अब एक शानदार इंट्रोडक्शन। आप मैप में दिखा दीजिए कि कहाँ कहाँ क्या हुआ था, कि कौन कौन कहाँ से थे। अब उसके बाद काउज दिखा दीजिए, आप पॉलिटिकल काउज दिखा दे। अब देखिए इसमें आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से आप काउज लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप काउज लिख सकते हैं। अब हम लोग इस तरीके से नहीं लिख के दें, क्योंकि अब इसमें कैसे लिखें, आप इस तरीके, ये सब चीज़ हम लोग आपको टेस्टेज में सिखाते हैं, अभी दिखाएंगे आपको टेस्टेज में से। आप इस तरीके से भी काउज लिख करके आप एक दिखा सकते हैं एग्जाम में। देखिए सोशल काउज हो गया, मिलिट्री काउज हो गया। अब काउज लिख कर छोड़ना नहीं है, आपको फेल्यूर बताना है, क्यों फेल हुआ। देखिए काउज एंड अकाउंट इट्स फेल्यूर, जो फेल्यूर था वो भी आपको दिखाना है, क्यों फेल किया। तो यूनिटी नहीं था वो दिखाना है, एब्सेंस ऑफ आइडियोलॉजी नहीं था, ठीक है हम जीत गए, मान लीजिए कि ठीक है 1857 रिवोल्ट था, उसके बाद हम लोग जीत जाते, तो व्हाट नेक्स्ट। मान लीजिए हम अंग्रेज को भगाते, तो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या। तो नेक्स्ट पे कोई बात ही नहीं था, कोई आइडियोलॉजी नहीं था, कोई कंसेंसस नहीं था। फिर ठीक है बहादुर शाह जफर को आप राजा बना दिए थे, लेकिन बहादुर शाह जफर 80 पार कर चुके थे, उनका एक टांग कब्र में था, एक टांग धरती पे था, वो कब चले जाते उनको कोई पता ही नहीं था।
और बहादुर शाह जफर जाने के बाद जो डिफरेंट डिफरेंट जो किंगडम लड़ रहा था, डिफरेंट डिफरेंट जो फैमिलीज लड़ रही थी अंग्रेज के लिए, तो उसमें से तो फिर खुद में लड़ाई स्टार्ट हो जाता, अंग्रेज जाता तो कि भाई हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म था। तो इस तरीके से आप लिखिएगा क्रिटिसिज्म को कि किस तरीके स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम था, पॉपुलर सपोर्ट नहीं था, इवन मद्रास और गोरखा और पंजाब रेजिमेंट सपोर्ट किया था ब्रिटेन को। तो ये सब चीज़ पे आप चर्चा करेंगे। फिर आप देखिए बिहार का पूछा था, आप रोल ऑफ कुंवर सिंह तो लिखिएगा ही लिखिएगा। कुंवर सिंह 80 साल के उम्र में फाइट किया था, तो कितनी बड़ी बात है। एंड देन आपको कंक्लूजन करना। आप देख रहे हो कितना आपको कितना ये 6-7 पेज आपको मिलता है लिखने के लिए। हम लोगों ने इसको 3 पेज में खत्म किया, क्योंकि वहाँ पे आपको जो पेजेस में, यहाँ पे तो मैं लिख रहा हूँ तो उस तरीके से लिख रहा हूँ। अब देखिए, क्रिटिकली एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म फ्रॉम द 19th सेंचुरी टू द अर्ली 20th सेंचुरी। अब आपको जो नेशनलिज्म का राइज है वो लिखना है, तो आप इस तरीके से देखिए चीज़ों को दिखाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है ना टफ में आता है। नॉर्मली बच्चा ये सब पढ़ता नहीं है, लेकिन हम लोग इन सब पे भी करवा रहे हैं। तो आप देखिए इंट्रोडक्शन, एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन देंगे कि इंडियन नेशनलिज्म इवॉल्व ग्रेजुअली इन रिस्पॉन्स टू द कॉलोनियल रूल, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड पॉलिटिकल एक्सक्लूजन। आप देख रहे हो किस तरीके का इंट्रोडक्शन, कितना शानदार तरीके से हम लोग फ्रेम किए हैं आप लोग के लिए। द मॉडरेट डोमिनेट इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम इट्स इंसेप्शन 1885 से लेकर 1905 तक, जो मॉडरेट डोमिनेट कर रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। कौन डोमिनेट कर रहा था? तो मॉडरेट डोमिनेट कर रहा था। हम लोग वो पढ़े थे ना 3 फेज, ऐसे करके 3 फेज पढ़ते हैं, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, गांधीयन फेज कांग्रेस का। तो 1905 तक की, 1905 के बाद से 16 तक की, उसके बाद गांधी जी का 3 फेज हम लोग पढ़ते हैं इस तरीके से। तो आपको ये सब भी दिखाना है, आपको ये सब नोट्स में मिल जाएगा, वैसे नोट्स में ये सब आपको मिलेगा। नोट्स हम लोग जैसे आपको टेस्ट लिखना है तो आपको टेस्ट से पहले हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं कि आप उस नोट्स को पढ़िए, उसके बाद लिखिए। आप इस तरीके से आंसर देखिए, आप ये कर सकते हैं। आप तिलक का डालिए, बिपिन चंद्र पाल का डालिए, लाला लाजपत राय का डालिए, लाल बाल पाल जो थे, इन सब का आप डालिए। और इस तरीके से आप आंसर को स्ट्रक्चर कीजिए कि आपका मैक्सिमम मार्क्स मिले, आपको 22 नंबर 23 नंबर मिले। और आपको कोट डालना ही डालना, तिलक का एक बहुत फेमस कोट है, स्वराज इज माई वर्थ राइट एंड आई शैल हेल्प इट। ये इनका बहुत ही फेमस ये है। लिमिटेशन आप देखिए, सूरत स्प्लिट को डाल सकते हैं कि 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। तो इस तरीके से चीज़ों को आप डालते हैं। बच्चा क्या करता है नॉर्मली, पीटी टाइप का आंसर ज़्यादा लिखता है, बहुत पीटी टाइप का आंसर लिखता है, बहुत पीटी वाला फैक्ट डालता नहीं। आपको हमेशा एनालिसिस करना है, चीज़ों को एनालाइज करना है किस तरीके। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आप पढ़िए। क्रिटिकली एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म फ्रॉम 19th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी। ठीक ठीक। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी। आपको मॉडरेट्स का भी पूछा है, एक्सट्रीमिस्ट का भी पूछा है, रिवोल्यूशनरी का भी पूछा है, इन शेपिंग द नेशनल मूवमेंट। मतलब लेट 19th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी तक, मतलब उधर मान लीजिए कि 1880-90 के बाद से, और अर्ली 20th सेंचुरी मतलब 1920, 25, 1930 तक का जो है, आपको पूरा फेज में बताना है, तीनों का बताना है। आपको ऐसा नहीं एक का नहीं बताना है, तीनों को बताना है। तो जब भी मॉडरेट का बताएं तो मॉडरेट का आपको लिमिटेशन ही बताना है। मॉडरेट का आपको लिमिटेशन ही बताना है कि ब्रिटिश से गुड विल पे ओवर रिलायंस था। आप बोलते हैं ना, जो गोखले थे, गोखले बोलते हैं कि जो ब्रिटिश रूल है वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो ये सब क्या था, ये सब लिमिटेशन ये तो था कि आप ब्रिटिश से गुडविल पे आप रिलाई कर रहे हो। एक्सपेंशन ऑफ द इनटू द मास, जो नेशनलिज्म था ये एक्सट्रीमिस्ट का था, वो एक्सपैंड करना चाहता था। तो इन लोगों का भी कुछ लिमिटेशंस था। आपको सबका लीडर का नाम लिखना है, कौन लीडर था। अब देखिए रिवोल्यूशनरी में आपको बात करना है कि लोग कहा था कि स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस एंड डिफाइंस, मतलब हम जान दे देंगे देश के लिए, सीधा सीधा एकदम एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग था। भगत सिंह जी को देखिए कितना क्लियर कॉन्सेप्ट था, क्लियर अंडरस्टैंडिंग था उनका। अनुशीलन समिति का बात कर सकते हैं, HSRA का बात कर सकते हैं, HRA का बात कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का आपको बात करना है। भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, इन सब चीज़ों का आपको बात करना है। और आपको देखिए अल्टीमेटली लिमिटेशंस भी लिखना है कि मास, जो मास सपोर्ट था ना वो नहीं था। एक देखिए आपको कोई भी मूवमेंट जो होता है ना, गांधी जी इतने सक्सेसफुल, और इनको बापू क्यों कहा जाता है, क्यों इतने गांधी जी को मास्टर स्ट्रैटेजी कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी का जो भी मूवमेंट था ना, वो गांधी का मूवमेंट नहीं था, वो मास का मूवमेंट था। सॉरी, वो मास का मूवमेंट था। गांधी जी का मूवमेंट वो नहीं था, वो मास का मूवमेंट था, वो मास लीड करता था उस मूवमेंट को, इसलिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल था। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, फिर क्रिटिकल असेसमेंट करेंगे एंड देन आप कंक्लूड कर देंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखिए हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए दिख रहा होगा कि हम लोग का टेस्ट होता है ना, उसमें आपको और करके हम लोग ऑप्शन देते हैं लिखने के लिए, जैसे 2A 2B, और यहाँ पे जैसे हो गया 3A 3B। तो आपको टोटल 4 प्रश्न मिलते हैं, लिखने के लिए। आपको इन सब में से किसी एक को सेलेक्ट करके आपको आंसर
लिखना होता है। इन सब में से किसी एक को सेलेक्ट करके आपको आंसर लिखना होता है। तो इस तरीके से हम लोग का टेस्ट ही चलता है। देखिए, मुझे पता है कि आप कहीं भी टेस्ट ज्वाइन कर लिए होंगे, ठीक, बहुत लोग कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिए होंगे, बहुत लोग फंस भी गया होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ, इवैल्यूएशन हम लोग का 5 डेज़ के अंदर हो जाएगा, आपको कॉपी होता है। अभी मैं इवैल्यूएटेड कॉपी दिखाऊंगा। तो अब देखिए, जैसे मैं दिखाता हूँ, कॉपी आपका इवैल्यूएशन मैं ही करता हूँ। ये सारा कॉपी जो है ना, ये सारा कॉपी जो आपका इवैल्यूएटेड कॉपी, जितना कॉपी आप देख रहे हैं सब इवैल्यूएटेड कॉपी। चलिए मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, किसी का भी एक उठा करके आपको सैंपल दिखाता हूँ। चलिए एक सैंपल ही मैं दिखा देता हूँ कि इवैल्यूएशन कॉपी का देखिए किस तरीके से हम लोग कॉपी इवैल्यूएट करते हैं। देखिए किस तरीके से कॉपी हम लोग का, देखिए जो हम लोग का सेशन होता है, हम लोग 1 to 1 बात करते हैं, आपको पर्सनलाइज फीडबैक देते हैं। सब ऐसा नहीं कि सब पे आप जैसे नॉर्मली आप टेस्ट में देखोगे एक दो जगह, तो सब जगह सब कॉपी में एक ही बात लिखा रहता है। भाई सबका प्रॉब्लम, सबका वे ऑफ राइटिंग, सबका सब कुछ डिफरेंट होता है। तो अगर आप सबको डिफरेंट डिफरेंट नहीं बताओगे तो फिर वो बेनिफिट नहीं होता ना। सब एक ही जैसा भेड़ चाल तो नहीं चल सकता है, तो वो चीज़ होता है। तो आप कहीं भी ज्वाइन कर लिए तो आप उसका टेंशन नहीं लीजिए। जो 2-4 हज़ार रुपये का जो मोह माया आपका है, आप मान लीजिए कहीं 2 हज़ार रुपये देकर टेस्ट ज्वाइन कर लिए, तो 2 हज़ार से आपका कैरियर नहीं बनने वाला है, आपको पूरा लाइफ का सवाल है। 2 हज़ार से आपको कुछ होना जाना है नहीं, ठीक। तो आप इन सब मोह माया को छोड़िए, आप हम लोग के टेस्ट में आइए, आप इवैल्यूएशन देखिए। ये मेरा खुद का इवैल्यूएशन क्या है, सारा कॉपी मैं खुद इवैल्यूएट करता हूँ। इस तरीके का आप इवैल्यूएशन बता दीजिए, कहीं भी कोई करता है। देखिए कितना डिटेल इवैल्यूएशन है, हम लोग आंसर लिख देते हैं पूरा कॉपी में खुद से, अगर इवैल्यूएट करते करते। आप देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ हर चीज़, एक एक चीज़ हम लोगों ने पॉइंट आउट किया है। देखिए एक एक चीज़ हम लोगों ने पॉइंट आउट किया कि किस तरीके से आपको लिखना चाहिए, मॉडल कॉपी क्या होना चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या मेंशन नहीं है। ऐसा नहीं कि एक कॉपी, मैं आपको सारा कॉपी दिखा दूंगा। हम लोग ये नहीं कि आपको एक सैंपल कॉपी में दिखा रहा हूँ। देखिए हर चीज़ हम लोगों ने बहुत डिटेल में, जो नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग वहाँ लिख देते हैं कि क्या नहीं लिखा हुआ है, क्या मिस कर रहा है, और आपको क्या लिखना चाहिए। और जहाँ लिखा हुआ है बहुत शानदार है, वहाँ पे तो कोई चेंज करने का बात ही नहीं है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे छोड़ा, तब भी इसको 5 नंबर मिला है। तो इस तरीके से आपको कॉपी आपका इस तरीके का होना चाहिए, आपका आंसर जो है इस तरीके का, देखिए आंसर आपका होना चाहिए इस तरीके का, आपका आंसर होना चाहिए। कंक्लूजन मैंने लिख दिया, कंक्लूजन में थोड़ा सा गड़बड़ी था तो सॉरी, कंक्लूजन में थोड़ा सा गड़बड़ी था तो कंक्लूजन मैंने लिख दिया। तो इस तरीके का आपका देखिए आंसर होना चाहिए। ये तो पूरा क्वेश्चन ही पूछा गया था कुछ और पे, ये पूरा क्वेश्चन ही अलग, आंसर ही पूरा गलत लिख दी। तो इसको चेक करने का मैं कोई मतलब ही नहीं था, मैंने सीधा सीधा लिख दिया कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कि आप क्वेश्चन केयरफुली पढ़िए, क्वेश्चन पूछा क्या गया है। इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में क्वेश्चन आस्किंग आउट का है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, तो उल्टा लिखा गया था, यहाँ पे इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में लिख दिया था, पूछा गया था चंपारण मूवमेंट के बारे में, तो पूरा पूरा आंसर गलत लिख गया था। फिर भी 1 नंबर 2 नंबर तो मिल ही जाता है। संथाल वाला देखिए किस तरीके से कॉपी वैल्यूएशन है। देखिए हर पेज में हम लोग बहुत बारीकी से इवैल्यूएट करते हैं, एक एक चीज़ को हम लोग देखते हैं और एक एक चीज़ को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। एक्चुअली मैं इस पर बहुत पहले ही बात करने वाला था, लेकिन थोड़ा सा समय की कमी से किसी और कारणवश हम लोग इस पर चर्चा नहीं कर पाए। देखिए अब जैसे बिरसा मुंडा वाला जो क्वेश्चन है, जो चीज़ देखिए जो आपका मिसिंग रहेगा वो मैं कॉपी में लिख दूंगा। और जब हम लोग मीट पे डिस्कशन करते हैं, जब जूम पे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो फिर हम लोग वो चर्चा करते हैं क्या आपको कॉपी, अब इस कॉपी में इसका मेजर कंट्रीब्यूशन छुटा हुआ था, तो मैंने पूरा लिख दिया कि आप क्या क्या लिख सकते हो मेजर कंट्रीब्यूशन, और क्या लिख सकते हो, क्या इंप्रूवमेंट और हो सकता है, बाकी जो अच्छा है आपका वो अच्छा है। देखिए इस तरीके से हम लोग कॉपी को इवैल्यूएट करते हैं। तो सबका कॉपी जो आपका है वैल्यूएशन का, वो सबका कॉपी इसी तरीके से इवैल्यूएट होता है। जो भी कॉपी है सबका कॉपी इसी तरीके से इवैल्यूएट होता है, सबका कॉपी इसी तरीके से इवैल्यूएट होता है। आप देख सकते हो सबका कॉपी इसी तरीके से इवैल्यूएट होता है, ऐसा नहीं कि एक कॉपी, सारा कॉपी। देखो सारा कॉपी का इवैल्यूएशन इसी तरीके का होता है, सब कॉपी में इस तरीके का लिखा हुआ रहता है। हर कॉपी में, हर कॉपी, जो भी कॉपी आपको देखने को मिलेगा, सब कॉपी हम लोग इसी तरीके से इवैल्यूएट करते हैं कि देखिए इवैल्यूएशन होना भी इसी तरीके का चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है इवैल्यूएशन का। मतलब जो भी कॉपी है, तो आइए आप लोग टेस्टी से जुड़िए और 2-4 हज़ार का जो मोह माया है वो छोड़िए, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं 2-4 हज़ार का मोह माया रखने से। 2-4 हज़ार का मोह माया छोड़ करके आइए टेस्ट से जुड़िए। आपको मॉडल आंसर ऐसा मिला कि आप सीधा सीधा उसको एग्जाम में रेप्लिकेट कर सकते हैं। आपको सारे टॉपिक पर नोट्स मिल जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो मॉडल आंसर है वो आप इजीली रेप्लिकेट कर सकते हो, इजीली रेप्लिकेट कर सकते हो, आप इसको इजीली रेप्लिकेट कर सकते हो एग्जाम में। जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि कैसे आप इजीली, बिकॉज हम लोग वो नहीं कि एक क्वेश्चन दे दिए और क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर है वो 10 पेज में है, आपको पता कोई फायदा ही नहीं, पता ही वो मॉडल आंसर दो या फिर विकीपीडिया दे दो, पता ही नहीं चलता। तो फिर बेनिफिट क्या है? मॉडल आंसर का मतलब होता है कि आप अगर क्वेश्चन मान लीजिए रॉलेट एक्ट पे आया, तो रॉलेट एक्ट का जो क्वेश्चन अगर आया और जो मॉडल आंसर मैंने दिया वो आप इजीली रेप्लिकेट कर पाओ। ये होता है आपका काम, आसान करना होता है मॉडल आंसर का काम, आपका काम बढ़ाना नहीं होता है मॉडल आंसर का काम। तो इस तरीके से हम लोग मॉडल आंसर फ्रेम करते हैं और आपका इवैल्यूएशन 5 डेज में हो जाएगा।
5 दिन से ज़्यादा इवैल्यूएशन में लगता नहीं है। हम लोग 5 दिन में सबको कॉपी इवैल्यूएट करके 1-to-1 डिस्कशन करके मॉडल आंसर देख के सब कुछ खत्म कर देते हैं। इसलिए आप एकदम ब्रेन फ्री होकर के आइए, 2-4 हज़ार का मोह माया छोड़िए। 2-4 हज़ार रुपये आप कहीं फंसा दिए तो उससे लिए टेंशन नहीं लेना। हम लोग थोड़ा सा डिस्काउंट कर देंगे। अगर वैसे लोग हैं जो कहीं फंस चुके हैं तो हम लोग वैसे लोगों के लिए कुछ डिस्काउंट कर देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और 2-4 हज़ार रुपये का मोह माया नहीं रखना है, क्योंकि लाइफ जो है ना, आपका कैरियर लाइफ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक बार आपका मान लीजिए अटेम्प्ट मिस हो गया तो क्या पता अगले बार आपका पीटी निकले या ना निकले। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जिनका 70th मेंस लिखा है और 71 का पीटी ही नहीं हुआ है, 71st का पीटी नहीं हुआ। तो मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का मोह माया छोड़िए और मोह माया त्याग करके आइए, टेस्ट से जुड़िए और एकदम बेहतरीन तरीके से टेस्ट दीजिए। आप कहाँ टेस्ट दे रहे नहीं दे रहे उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसको छोड़िए। अगर आपका गड़बड़ी है, अगर आपको इस तरीके से नहीं करवाया जा रहा है कॉपी इवैल्यूएट, इस तरीके से आपको मॉडल आंसर नहीं मिल रहा, इस तरीके का आपका नोट्स नहीं मिल रहा, तो आप इस चीज़ को एकदम आंख बंद करके पैसा जिसको आप दिए बोलो, हाथ जोड़िए, बोलिए भैया पैसा तुम रख लो 2,000 मेरा, लेकिन कैरियर मत खाओ। 2,000 रुपया रख लो, 3,000 रुपया रख लो, लेकिन मेरा कैरियर नहीं खाओ, हम चले कहीं और। सीधा बात है। आइए अधिकारी के नाम से जुड़िए और एक बेहतरीन तरीके से जो आप टेस्ट लिख रहे हैं, अब मैं गारंटी देता हूँ, हम लोगों ने नाम ही रखा है। देखिए जो टेस्ट है हम लोग ने, देखिए एस्पिरेशन होना चाहिए, लक्ष्य हमेशा बड़ा रखिए। लक्ष्य अगर बड़ा रखिएगा ना तो हो सकता है मान लीजिए आप लक्ष्य पे नहीं पहुँचे तो कहीं ना कहीं तो आप उसके नियर बाई अटकिएगा। हम लोग ने लक्ष्य ही रखा है, देखिए 501 का, 501 का। मुझे पता है बहुत ही एस्पिरेशनल लक्ष्य है। 501 मेंस में लाना एक बहुत बड़ी बात है, इवन नियर टू इम्पॉसिबल है। मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल बट नॉट इम्पॉसिबल। इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल बट नॉट इम्पॉसिबल, ये ध्यान रखिएगा। इट मे बी इम्पॉसिबल बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। इस फिलॉसफी पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल के करीब है, लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं है। देयर इज़ अ 1% चांस, देन वी विल वर्क ऑन इट। ठीक है, हो सकता है 501 ना आए, लेकिन 480 तो आ जाएगा, 470 तो आ जाएगा। तो अगर आप काम कीजिएगा 501 पे तो आप यहाँ आके अटकिएगा। हो सकता है कोई एक बच्चा 500 ले भी आए, कोई डाउट नहीं है। जैसा हिंदी माध्यम में 210 नंबर दे दिया था ऐसे में, अगर इंग्लिश मीडियम में 210 नंबर ऐसे में दे दे तो 501 क्या 601 नंबर आ जाएगा, उसके लिए कोई डाउट ही नहीं है। तो इस चीज़ के लिए एकदम तैयार रहिए, टेंशन नहीं लेना। अगर आप लक्ष्य ही रखिएगा कि किसी तरीके से 400 नंबर आ जाए तो आप 300-350 पे जाकर अटकिएगा, मेंस ही कहीं फंस जाएगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो मेंस है वो आपका सुपर क्लास का हो जाएगा। इसलिए एकदम टेंशन नहीं लीजिए। हम लोग काम उस तरीके से करें कि जो लक्ष्य हम लोग का है उस लक्ष्य की प्राप्ति करें और आपका मेंस एकदम सबसे बेहतरीन तरीके से हो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आपका जो इसमें करंट अफेयर्स में इंक्लूडेड है, जो आपका टेस्ट है ना इसमें करंट अफेयर्स में इंक्लूडेड है। ये बहुत लोग का डाउट रहता है करंट अफेयर्स को लेकर, तो आपका करंट अफेयर्स में इंक्लूडेड है इसमें, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, तो ये जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो आपको लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ये हम लोग का टेलीग्राम है, इसका जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो एक नंबर हम लोग का है, आप 9117781118, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और यहाँ से जो भी जानकारी है आप टेस्ट के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है, टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, हम लोग का जो लिंक है, जो हम लोग का ग्रुप का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर दिया गया है। आप वहाँ से हम लोग जो टेलीग्राम चैनल है या ग्रुप है आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो मॉडल आंसर का जो PDF है वो आप प्राप्त कर सकते हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से मॉडल आंसर हम लोग का फॉर्म्ड है, किस तरीके से मॉडल आंसर हम लोग का बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जुड़िए हम लोग को का टेस्ट सीरीज से और एकदम अपना मेंस को एक शानदार तरीके से लेकर के बढ़ते हैं। चलिए धन्यवाद।